हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आई होप बिल्कुल आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है वो है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का सेशन, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है आपका ज्यूवेनिलिटी एंड फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन इन प्लांट, पौधों में यौवन और पुष्पकली विभेदन। ठीक है, तो पौधों की जो युवावस्था है, ठीक है, पौधों का जो यौवन है, इनकी जो युवावस्था है, युवावस्था से आशय है यानी उनकी पुष्पन की अवस्था, ठीक है, उनकी कलिका की अवस्था, कली की अवस्था और जो पुष्पन की अवस्था फ्लावरिंग स्टेज है, उससे क्या मतलब है, उनकी ज्यूवेनिलिटी से मतलब है, उनकी युवावस्था से मतलब है। तो यहाँ पर हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे कि पौधों की जो पुष्प हैं, ठीक है, पौधों की जो युवा की अवस्था है, उसमें जो पुष्पावस्था है और कलियों की अवस्था है, ठीक है, उसमें क्या अंतर होता है। तो मोस्टली बर्ड और फ्लावर में क्या डिफ्रेंशिएशन है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ छात्रों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज्यूवेनिलिटी क्या होती है, यानी जो युवावस्था होती है। पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज ज्यूवेनिलिटी या युवावस्था क्या होती है, ठीक है। तो बात करेंगे अगर युवावस्था की या ज्यूवेनिलिटी की बात की जाए, युवावस्था की अगर बात करें छात्रों, तो एक पौधे अपने जीवन चक्र में विभिन्न चरणों में से गुजरता है। वे चरण भ्रूण, वृद्धि, यौवन, परिपक्वता और बुढ़ापा, मृत्यु है। ठीक है, जैसे हम लोगों में आप आपस में, जैसे मानव की जीवन काल में कई सारी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, युवावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। तो कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से छात्रों पौधों में भी कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि उसमें भी आपकी युवावस्था आपकी छोटी अवस्था में जब होते हैं, नर्सरी स्टेज में, फिर नर्सरी अवस्था स्टेज से फिर उनकी युवावस्था आती है, फिर उनकी जो है वो वृद्धावस्था आती है और फिर वो मृत्यु हो जाती हैं। तो वृद्ध की अवस्था कई प्रकार की, तो कई प्रकार की उनकी अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी, तो प्लांट्स में भी वैसे ही परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में आप देखते हैं धीरे धीरे अंगों का विकास होता है, फिर मूछें आती हैं, दाढ़ी आती हैं, कई प्रकार के अंगों में परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार से पौधों के अंदर भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, फिर उसमें बड्स आती हैं, फिर उसमें जो है वो जो है उसकी कलिका आती हैं, ठीक है, निकलती हैं, फिर फ्लावर्स विकसित होते हैं, फिर फ्लावर से फ्रूट बनते हैं, फिर फ्रूट्स मैच्योर होते हैं। तो कई प्रकार के अलग अलग स्टेजेस जो है वो प्लांट के अंदर आती हैं, सेम वैसे ही जैसे मानव के अंदर अवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार से उनके बारे में जानना ही ये जो है, जो यौवन पौधे एक विकासात्मक अवस्था है जिसके दौरान यह फूलों को प्रेरित करने में असमर्थ होता है। यौवन की लंबाई पौधों की विभिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। तो जुवेनाइल से मतलब क्या हो गया, जुवेनिलिटी से मतलब क्या हो गया छात्रों, जुवेनिलिटी से मतलब हो गया उनकी युवा अवस्था से। तो युवा अवस्था में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं पौधों के अंदर, जैसे कि पौधों के अंदर उनकी टहनियों, ब्रांचेस का डेवलपमेंट, उनका विकास होता है, उनकी वृद्धि होती है और उनका विकास होता है, ठीक है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है छात्रों, वृद्धि जो है जनरली लंबाई में, ठीक है, लंबाई का बढ़ना जो होता है वो वृद्धि कहलाता है, यानी ग्रोथ, ठीक है। और जो शाखाएं निकलती हैं, फ्रूटिंग होती है, फ्लावर्स पहले बड्स निकलती हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, फिर फल लगते हैं। तो ये जो क्रिया होती है पौधों के अंदर, वो उसे हम विकास कहते हैं। विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है, लेकिन वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय तक होती है। तो वृद्धि का जो टाइम होता है वो एक निश्चित होता है, लेकिन विकास जो होता है वो पूरे जीवन पर्यंत जो है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से पौधों में निरंतर विकास होते रहते हैं, ठीक है। तो युवावस्था में कई सारे विकास होते हैं, जैसे कि
पौधों में बर्ड्स निकलना, फ्लावर निकलना, फ्रूट बनना, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो विकास की अवस्था होती हैं। लेकिन वृद्धि क्या होता है, एक निश्चित टाइम पर होती है, उसके बाद फिर उनकी लंबाई बढ़ना रुक जाती है, उसमें कई सारे विकास जो है वो होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो वृद्धि और विकास में अंतर होता है। तो पौधों में युवावस्था में बहुत सारे विकास होते हैं, जैसे फूलों का निकलना, फलों का बनना, कई सारे जो है वो परिवर्तन होते हैं। ठीक है, वार्षिक पौधे में बहुत कम और बहुवर्षीय लंबी यौवन अवधि होती है। तो कह सकते हैं जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, वार्षिक का मतलब क्या हो गया छात्रों, एक वर्षीय पौधों में जो विकास की आवश्यकता होती कम होती है, लेकिन बहुवर्षीय जो प्लांट होते हैं, पेरिन्यूअल प्लांट जो होते हैं, उसमें जो वृद्धि एवं विकास की आवश्यकता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो होती है। ठीक है, तो उसमें क्या कह सकते हैं कि उनका जुवेनाइल पीरियड जो होता है, यौवन का जो समय होता है, बहुवर्षीय पौधों में अधिक होता है, लेकिन एक वर्षीय पौधों में कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जो जुवेनिलिटी पीरियड है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ प्लांट। ठीक है, तो कुछ पौधों का जो युवावस्था होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुवेनिलिटी पीरियड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उनकी यौवन अवधि होती है, कुछ पौधे दिए गए हैं फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, उनकी जो जुवेनिलिटी अवधि है, युवा अवस्था की अवधि है, वो क्या है। ठीक है, यौवन अवधि क्या है, तो गुलाब की बात करें तो गुलाब में 20 से 30 दिन तक जो है वो उनकी युवावस्था होती है। अंगूर की बात करें यानी ग्रेप्स की, तो ग्रेप्स में कितना दिन होता है, 1 वर्ष होता है। एप्पल की बात की जाए अगर, ठीक है, अगर एप्पल की बात करें यानी सेब में, तो एप्पल में जो यौवन अवधि होती है वो 4 से 8 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है, 4 से 8 वर्ष तक जो है वो होती है। अगर मैंगो में बात करें छात्रों, तो मैंगो में 5 वर्ष तक जो है वो उनकी युवावस्था होती है, यानी कि जुवेनिलिटी पीरियड जो है वो होता है। ठीक है, नींबू की बात की जाए यानी लेमन की, तो लेमन में 5 से 10 वर्ष तक जो है वो उनका यौवन अवधि जो है वो कही जाती है। भिंडी में अगर बात करें तो भिंडी में 45 डेज उनकी यौवन अवधि होती है। अगर बनाना की बात करें छात्रों, केले में जो यौवन अवधि होती है वो 1 वर्ष तक होती है। ठीक है, टमाटर और बैगन की बात करें तो इसमें 60 दिन की जो है वो यौवन अवधि होती है। खीरा की अगर बात की जाए, खीरा में 80 दिन की जो है वो उसकी यौवन अवधि होती है। तो कुछ जो है वो अलग अलग पौधों में, अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स में, अलग अलग वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ में अलग अलग प्रकार का जुवेनिलिटी पीरियड होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गुलाब में हम बात करें तो 20 से 30 दिन इसका युवा काल होता है, और अंगूर में बात करें तो अंगूर में यौवन अवधि जो होती है वो 1 वर्ष की होती है। एप्पल की बात की जाए, एप्पल में 4 to 8 ईयर्स होती है। आम में बात की जाए तो 5 ईयर होती है। नींबू में बात किया जाए तो 5 से 10 वर्ष होती है। अगर भिंडी में, लेडी फिंगर में बात की जाए तो 45 डेज होती है। केला यानी बनाना की बात की जाए तो 1 वर्ष तक उसका जो है वो यौवन अवधि होती है। टमाटर बैगन में 60 दिन की होती है। खीरा में 80 दिन की उसकी यौवन अवधि होती है। तो कई सारे जो है वो फ्लावर्स में, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में डिफरेंट टाइप्स के जो है वो अलग अलग उसका यौवन अवधि यानी कि जुवेनिलिटी पीरियड जो है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका हम कुछ का हमने बताया आपको। अब बात करेंगे सिंग ऑफ जुवेनिलिटी, युवावस्था यौवन के लक्षण। युवावस्था और यौवन के लक्षण की बात करें, बात यहाँ की जा रही है कि जो युवावस्था होती है, यौवन अवधि होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्रूट वाले पौधों में, उसके क्या लक्षण होते हैं, तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ के कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमंस की बात करें, मानव में या मनुष्य में या हम आप में जो युवावस्था होती है उसके कई अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग लक्षण होते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी अलग अलग सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। पहले जानेंगे पत्ती के रूप की बात की जाए यानी लीफ फॉर्म की बात की जाए, पत्ती का रूप किस प्रकार से
से होता है युवा पौधों में, ठीक है। तो युवावस्था में पत्ती ओजपूर्ण होती है। कैसी होती है? ओजपूर्ण होती है। ओजपूर्ण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल चमकीली होती है, ठीक है, रोग मुक्त होती है, एकदम सीधी होती है, ठीक है, बिल्कुल कड़ी होती है, चमकीली होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण को उचित मात्रा में ग्रहण करती है। तो युवावस्था के ये लक्षण होते हैं पत्तियों के। जैसे कि आपको एकेसिया की बात की जाए, एकेसिया स्पीसीज के पौधों में, जैसे कुछ पौधों के युवावस्था चरण में पत्ती की आकार की भी भिन्न होती है। कैसी होती है? पत्ती के आकार की भी भिन्न होती है। तो एकेसिया स्पीसीज के प्लांट्स में पत्तियों के डिफरेंट टाइप्स के जो है वो अलग अलग कैरेक्टर जो है वो होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पत्ती का रूप होता है। अगला क्या है? वृद्धि का रूप की बात की जाए, ग्रोथ फॉर्म की बात की जाए, तो उनका जो वृद्धि की अवधि होती है, ठीक है, युवा शाखाएं चाबुक की तरह दिखाई देती हैं। शाखा मुख्य तने के समांतर बढ़ती है। इसी तरह की शाखाओं को वाटर स्प्राउट के रूप में भी जाना जाता है। उदा, सीड्स, अमरूद आदि में देखने को मिलती हैं। तो जो वृद्धि का रूप होता है युवा पौधों में, युवावस्था में पौधों का यानी कि जो शाखाओं का वृद्धि होता है बहुत ही अच्छा होता है। मतलब जो शीर्ष होता है, उनका जो बीच का भाग होता है, उसी के साथ ही शाखाएं बढ़ती हैं। शीर्ष की ओर बहुत तेजी से शाखाओं की वृद्धि जो है वो होती है और चाबुक के आकार में वो वृद्धि करती हैं, ठीक है। तो एकदम कोमल पत्तियां देखते हैं। नई शाखाओं को, जो वृद्धि युक्त शाखाएं हैं, उसमें एकदम कोमल कोमल पत्तियां, प्रकाश की ओर एकदम मुड़ी हुई पत्तियां जो है वो दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से बहुत तेजी से वृद्धि का रूप जो है वो धारण करती हैं युवावस्था में। ये कैरेक्टर्स को देखने हमको प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। अब हम फ्लावर्स की बात करें तो इस प्रकार से जो है वो ये फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और जो युवावस्था होती है, युवावस्था में फ्लावर जो एकदम जो है, इनके जो पेटल्स होते हैं एकदम कड़े होते हैं, चमकीले होते हैं देखने में। तो इस प्रकार के फ्लावरिंग जो है वो दिखाई पड़ती है। अब बात करेंगे कांटों की उपस्थिति की बात की जाए। कांटों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ थॉर्न्स। तो कुछ फलों के पौधों में युवावस्था में कांटे उपस्थित होते हैं और वयस्क अवस्था में आने पर ये कांटे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कुछ फल वाले पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि युवावस्था में, जुवेनाइलिटी स्टेज में आपको ये देखने को इसमें कांटे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कांटे दिखाई देंगे। और जैसे ही युवावस्था उनकी ख़त्म हो जाती है, वैसे ही वो कांटे क्या होते हैं? गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में देते हैं? सेब में हो गया, पाइनएप्पल यानी नाशपाती में, सिट्रस में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो युवावस्था में एक कैरेक्टर क्या है कि प्लांट्स के अंदर कांटे दिखाई देते हैं और युवावस्था ख़त्म हो जाने पे वो कांटे गिर जाते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के कैरेक्टर जो है वो सेब, नाशपाती, सिट्रस में देखे जाते हैं। ये भी इसके लक्षण हैं। लीफ रिटेंशन की बात की जाए यानी पत्तियों का झड़ने की बात की जाए तो युवावस्था में पौधे पूरे साल पत्ते नहीं झड़ते, जबकि यह अवस्था पर परिपक्व अवस्था में झड़ते हैं। तो कह सकते हैं कि जब युवा पौधे होते हैं, यंग होते हैं, ठीक है, यंग प्लांट्स होते हैं, तो लीफ उसमें नहीं गिरती है और जैसे ही उनकी युवावस्था ख़त्म हो जाती है, पत्तियां सारी गिर जाती हैं। ये भी कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसे हम लीफ रिटेंशन जो है वो कहते हैं। तो ये भी आपको सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। अब जड़ का निकलना की बात की जाए, रूट एक्सट्रैक्शन की बात की जाए, तो प्रवर्धन में पौधे के युवा हिस्सों का उपयोग करने पर जड़ें तेजी से निकलती हैं, ठीक है। प्रवर्धन के युवा हिस्सों का उपयोग करने पर जड़ें तेजी से निकलती हैं। तो जैसे बात करेंगे युवावस्था में क्या होता है कि जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। प्लांट अपनी जड़ों को बहुत तेज़ी से निकालते हैं और मिट्टी में स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से युवावस्था में जो अगर हम रूट क्राफ्टिंग करते हैं तो बहुत तेज़ी से सक्सेसफुली होता है,
ठीक है। जड़ों के माध्यम से नए पौधों का जो विकास किया जाता है, जैसे कि आप केले में देखते हैं तो युवावस्था में जड़ों से बहुत सारे पौधे निकलते हैं और हम प्रोपोगेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम राइजोम के नाम से जानते हैं। तो राइजोम के द्वारा जो प्रोपोगेट किए जाते हैं प्लांट, यानी जड़ों के द्वारा, तो बहुत तेज़ी से युवावस्था में हो सकते हैं, क्योंकि जड़ों का निकलना बहुत तेज़ी से युवावस्था में होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसका। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लावर बड डिफ्रेंसिएशन, फूल और कली में क्या अंतर होता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लावर और बड में क्या अंतर होता है, फूल में और कलिका में क्या अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो आइए जानते हैं छात्रों कि क्या क्या डिफरेंट होते हैं बर्ड्स और फ्लावर के अंतर। तो पहले हम जानेंगे कि कलिका क्या होती है, कली यानी बर्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, तो कली एक अपरिपक्व प्ररोह प्रणाली होती है जो अक्सर सुरक्षात्मक स्केल पत्तियों से घिरी होती है। कली एक पार्श्व शाखा, एक फूल, एक पुष्पक्रम में विकसित होती है। ये कलिका फूल के रूप में विकसित हो या पुष्पक्रम में फल उत्पादन में एक बहुत ही वांछनीय पहलू है। पुष्पन में विकास के चरण कई प्रकार के होते हैं। तो कली क्या होती है, ठीक है, फ्लावर्स के डेवलप की, फ्लावर के विकसित होने की जो पहली अवस्था होती है, फ्लावर्स के विकसित होने की जो पूर्व की अवस्था होती है, जिसे हम बड कहते हैं। बड जो होती है वो सिपल से घिरी होती है। ठीक है, उसे देखते होंगे जो कलिका होती है उसके किनारे किनारे हरे कलर की जो है वो हरे कलर की शाखाओं से वो घिरी हुई होती है, जिसे हम सिपल कहते हैं। तो सिपल में बंद जो है वो एक भाग होता है, इसे कलिका कहते हैं, बड्स कहते हैं। और बाद में यही फूलों का रूप धारण करती है और पुष्प के अंदर, इसी के अंदर मेल और फीमेल भाग स्थित होते हैं। ठीक है, पौधों के नर और मादा भाग, पुष्प के नर और मादा भाग इसी के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, जिसे स्टेमन और पिस्टिल कहते हैं। स्टेमन से पराग कोष मैच्योर होते हैं और पराग कण निकल करके मादा भाग पिस्टिल में जाते हैं, जहाँ पर जो है जहाँ पर कहते हैं कि आपके जो है वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के पश्चात गैमेट्स का निर्माण होता है और गैमेट्स का निर्माण होने के पश्चात एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद फल या बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये कलिका जो है वो पत्तियों से घिरी होती है, एक सुरक्षात्मक स्केल से घिरी होती है, जिसे हम पार्श्व शाखा या फूल के पुष्पक्रम से विकसित होती है, जो बाद में पुष्प का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, और जिससे हम फल या बीज का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो भाग है, ये जो हरे कलर का भाग होता है, ठीक है, ये जो हरे कलर का भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, सिपल कहते हैं। ठीक है, सिपल कहते हैं। इससे क्या करता है, ये कलिका को प्रोटेक्शन देता है, चारों तरफ से घिरा रहता है, सुरक्षात्मक कवर का काम करता है। और यही जो है जो बड होती है, ये बड जो है बाद में किसका रूप धारण करती है, फ्लावर का रूप धारण करती है। ठीक है, फ्लावर्स का रूप धारण करती है और इसी के अंतर्गत मेल और फीमेल पार्ट पुष्प के स्थित होते हैं, जो बाद में फर्टिलाइजेशन क्रिया करते हैं। गैमेट्स का निर्माण होता है, जहाँ पर ओवरी में फिर जो है वो फल एवं बीज का निर्माण जो है वो होता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है पॉलिनेशन की, जो आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप कलिका के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब फ्लावर बड डिफरेंशिएशन, इसे पुष्प आगमन, फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। अब हम बात करेंगे फ्लावर की। ठीक है, अभी तो हम बर्ड की बात किए, अब फ्लावर की बात करेंगे। तो इसे पुष्प आगमन के रूप में भी जाना जाता है। कली विभेदन होने के लिए मध्य क्षेत्र में विभाज्योतक के शीर्ष भाग के नीचे संवर्धित कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के कारण पैरेन्काइमा कोशिकाओं का विभेदन होता है और फूल प्राइमार्डिया में मेरिस्टम को घेरते हैं। ये प्रक्रिया होती है पुष्प कलिका विभेदन में। अब बात करेंगे दूसरे प्रारंभ में पुष्प निर्माण होता है। पुष्प निर्माण किस प्रकार से होता है,
ठीक है। फूलों का विकास, पुष्प का निर्माण कैसे होता है? तो पुष्प का निर्माण की जो प्रक्रिया है, पुष्प के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कई प्रकार से होती है, ठीक है। जैसे कि आप बात करेंगे, इसमें प्रेरण से लेकर खिलने तक की अवधि शामिल होती है। तो फ्लावर डेवलपमेंट में पुष्प निर्माण से लेकर के उसके खिलने तक की, ठीक है, सीपल के खिलने तक की प्रक्रिया जो है वो शामिल होती है। तो इस अवधि के दौरान फूल आमतौर पर परागण के लिए ग्रहणशील होता है। फूल का खुलना एंथेसिस विकास की अंतिम अवस्था है। तो फूल का जो खिलना है, जिसमें क्या होता है, पेटल्स खिल जाते हैं, तो लास्ट की जो अवस्था है एंथेसिस का खुलना, पेटल्स का खुलना ही क्या होता है, तो फूलों का खुलना जिसे हम क्या कहते हैं, एंथेसिस कहते हैं। तो पेटल्स का खुलना, एंथेसिस जो है वो इसकी विकास की लास्ट अवस्था होती है, ठीक है। फूल एक संशोधित प्रजनन शाखा है। मूल रूप से यह एपिकल मेरिस्टम वाला एक तना है जो लीफ प्रिमोडियल जन्म देता है, ठीक है। तो ये किसका, कि मूल रूप से क्या है, एपिकल मेरिस्टम वाला एक तना है, ठीक है। पुष्प क्या है, एपिकल मेरिस्टम वाला एक तना है जो कि लीफ का क्या करता है, प्रिमोडियल को जन्म देता है, जो कि लीफ में क्या देता है, प्रिमोडियल को जन्म जो है वो देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो पुष्प होता है वो परागण को ग्रहण करता है। पुष्प के अंतर्गत मेल और फीमेल भाग होते हैं जिसमें आपस में परागण की क्रिया होती है। ये मैं डिटेल से आपको आगे बताऊंगा जब आपको पॉलिनेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फूलों का खुलना एंथेसिस कहलाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फूलों में पुष्पकली विभेदन और पुष्पन का। तो कुछ महत्वपूर्ण फ्लावर्स हैं जिसमें हम पुष्पकली विभेदन की बात करेंगे, ठीक है, पुष्पकली विभेदन और पुष्पन की बात करेंगे। तो फल जो है वो कौन कौन से आपके फ्रूट्स हैं, ठीक है, आपके कुछ फ्रूट्स हैं। बड डिफ्रेंसिएशन की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ फ्लावरिंग की बात की जा रही है, फ्लावरिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो फ्रूट्स कैसे हैं, सेब की अगर बात की जाए, एप्पल की, तो एप्पल में बड डिफ्रेंसिएशन कब होता है, बड कब निकलती हैं, जून और जुलाई में, ठीक है। एप्पल में बड कब निकलती हैं, कलिका कब निकलती हैं, जून और जुलाई में। और फ्लावर्स कब आते हैं, अगला बसंत में। जब अगला बसंत आता है, जुलाई के बाद जब बसंत आता है, ठीक है, तो उस समय जो है वो फ्लावर निकलते हैं। आड़ू की बात की जाए पीच में, तो पीच में जून जुलाई में बड्स आते हैं और बसंत में जो है वो फ्लावर्स आते हैं। पाइनएप्पल की बात की जाए नाशपाती में, तो नाशपाती में जो बड इनिशिएशन का टाइम होता है वो होता है जुलाई और अगस्त में। और बसंत ऋतु के आने पर बसंत ऋतु में इसमें फ्लावर जो है वो आते हैं। मैंगो की बात की जाए तो मैंगो में अक्टूबर में, ठीक है, अब बड्स कब निकलते हैं, अक्टूबर के महीने में कलिका निकलते हैं। और फ्लावर कब आते हैं, अगले बसंत में, बसंत ऋतु में इसमें फ्लावर जो है वो आते हैं। तो ठीक है ना। तो कुछ महीने पहले जो कलिका होती हैं उसका विकास पहले होता है और उसके कुछ दिनों पश्चात जो है वो फ्लावर्स उसमें विकसित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे फ्रूट्स में जो है वो जो बड हैं, बड विभेदन का समय, कलिका विभेदन का समय और फ्लावरिंग का टाइम अलग अलग होता है। से मैंगो में जो बड्स है कब निकलते हैं, अक्टूबर माह में निकलते हैं। और फ्लावर्स कब आते हैं, बसंत ऋतु के आने पर, बसंत ऋतु के पहले ही, बसंत ऋतु के आगमन पर ही जो है वो, यानी बात करेंगे आपके लगभग जनवरी लास्ट यानी फरवरी मार्च में फ्लावर जो है वो आ जाते हैं, यानी फरवरी के महीने में फ्लावर जो है वो आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है सबका टाइम अलग अलग होता है आपके बड इनिशिएशन का और फ्लावरिंग का, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ बड की बात की जाए, कलियों के प्रकार की बात की जाए, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ बड यानी कलिका के प्रकार कितने होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे सिंपल बड की बात की जाए, साधारण कली की बात करें तो यह वानस्पतिक प्ररोह में विकसित होती है।
कैसे विकसित होती है? वानस्पतिक प्ररोह में विकसित होती है और इसे पत्ती कली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? पत्ती कली के नाम से जानते हैं। अगला है मिश्रित कली, मिक्स्ड बड। तो यह फूल के साथ शाखा के रूप में विकसित होती है, इसे फूल कली के नाम से जाना जाता है। तो यह किसके साथ विकसित होती है? यह फूल के साथ शाखा के रूप में विकसित होती है, इसे फूल कली के नाम से भी जानते हैं। अगला है यौगिक कली, कंपाउंड बड। यह पत्तियों और फूलों दोनों में विकसित होती है। कंपाउंड बड किस में विकसित होती है? पत्तियों और फूलों दोनों में विकसित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कंपाउंड बड के नाम से, ठीक है, जानते हैं। ये हमें टाइप्स ऑफ बड के बारे में जानना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे फूल कली विभेदन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं जो कली के का कई सारे कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कलिका के विकास का, बड के डेवलपमेंट को रोकते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं? तो इंडोजीनियस फैक्टर्स की बात की जाए, अंतर्जात का जो है वो कारक की बात की जाए, जैसे कार्बन है तो नाइट्रोजन अनुपात, CN अनुपात, नाइट्रोजन से कार्बोहाइड्रेट का उच्च अनुपात पुष्पन को बढ़ाता है। युवा पौधों में नाइट्रोजन का भारी उपयोग जो CN अनुपात को कम करता है, ठीक है, फूल आने में देरी होती है। और पुराना पौधा कमज़ोर और उच्च CN अनुपात वाला होता है, इसमें भारी पुष्पन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कई सारे कारक होते हैं जो पुष्पन को प्रभावित करते हैं, फ्लावर इनिशिएशन को प्रभावित करते हैं, कलिके के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं? पहला फैक्टर मैं बताया कार्बन, ठीक है। तो जो CN रेशियो होता है कार्बन और नाइट्रोजन का, पौधों में कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो फूलों के आने को रोकता है। अगर CN रेशियो पौधों में ज़्यादा हो जाता है तो फ्लावर्स जल्दी नहीं आते हैं, फ्लावरिंग प्रभावित होती है। तो CN रेशियो केवल वृद्धि को प्रमोट करता है और फ्लावरिंग को नहीं आने देता है। तो CN रेशियो एक ऑप्टिमम होना चाहिए, एक उचित होना चाहिए, जिससे कि जो है CN रेशियो थोड़ा सा कम है होना चाहिए, जिससे फ्लावर का विकास शीघ्र हो जाता है। अगर CN रेशियो पौधों में ज़्यादा है तो फिर जो है वो फ्लावर्स देर में आते हैं, ठीक है। तो इससे भारी मात्रा में जो है पुष्पन प्रभावित होता है, ठीक है। जो पौधा पुराना, कमजोर और उच्च CN अनुपात वाला होता है उसमें भारी पुष्पन होता है, ये भी कह सकते हैं। तो CN अनुपात के संबंध में 4 स्थितियाँ हो सकती हैं, जैसे कि उच्च नाइट्रोजन और कम कार्बोहाइड्रेट, इसमें पुष्पन होगा, और उच्च नाइट्रोजन और पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट पुष्पन, मध्यम नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट अच्छी वृद्धि और प्रचुर मात्रा में पुष्पन। तो CN अनुपात जो है वो कई प्रकार का जो है वो हो सकता है इसके अंतर्गत, ठीक है। कम नाइट्रोजन और उच्च कार्बोहाइड्रेट के केवल कुछ कलियों का निर्माण होता है। जब पौधों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है तो प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, जो CN को उचित संतुलन में बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। और सक्रिय विकास के चरण के दौरान प्रकाश संश्लेषण का उपयोग होता है, जो CN अनुपात बदलता है और तदनुसार फूल को प्रभावित करता है। तो CN रेशियो जो होता है वो कई प्रकार से जो है वो फ्लावरिंग को प्रभावित जो है वो करता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण को भी बढ़ाने का काम जो है वो करता है। तो इस प्रकार से CN रेशियो जो है इफेक्ट करता है। अगला जो फैक्टर है जीन। जीन क्या होता है कि जब पौधे में यौवन से वयस्क होने के चरणबद्ध परिवर्तन से गुजरता है तो जीन संश्लेषित करता है। यह जीन यौवन चरण के प्रभाव को कम करने के जिम्मेदार होता है, जो शुरुआती पुष्पन को प्रेरित करता है। इसके लिए HST, ठीक है, HASTY जीन पौधों में यौवन को बढ़ाता है। तो जो HASTY जीन होता है वो पौधों में यौवन को बढ़ाता है और फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। ये जेनेटिक जो फैक्टर होते हैं वो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, माँ बाप से जो है वो बच्चों में आते हैं, और वो कई प्रकार के जो है वो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो मोस्टली पौधों में फ्लावरिंग के लिए जो ये आपका HASTY जो जीन्स है ये जो है वो उसको इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर की,
बाहरी कारक की, तो बाहरी कारक में पर्यावरणीय कारक हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। कौन कौन से इन्वायरमेंटल हैं? जैसे टेम्परेचर, तो तापमान मुख्य पर्यावरणीय कारक है जो फूल आने से जुड़ा होता है। यह बहुत ही सामान्य बात है कि बसंत ऋतु में प्रचुर मात्रा में फूल आते हैं। बसंत ऋतु एक विशेष तापमान की उपलब्धता के कारण हर साल एक ही समय पर फूल आते हैं। बसंत से पहले पौधे कम तापमान का ऐसे फूल आने में मदद करती है। तो जो तापमान होता है छात्रों, तापमान का प्रभाव फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब कम तापमान होता है, बसंत ऋतु के जब पहले बहुत कम तापमान होता है, उस समय क्या होता है, फ्लावर नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही एक उचित तापमान मिलता है पौधों का, यानी कि बसंत ऋतु की बात करेंगे तो फरवरी मार्च का महीना, उस समय बहुत तेज़ी से आप देखते होंगे सारे क्रॉप में फ्लावर्स और फ्रूट्स में फ्लावर आने लगते हैं। ठीक है, तो बसंत ऋतु होता है वो, मतलब कह सकते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो पौधों के अंदर फ्लावर्स को प्रमोट करता है। ठीक है, और कम या बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा अधिक तापमान पौधों में फ्लावरिंग को जो है वो रिड्यूस करता है, कम करता है। तो इस प्रकार से जो है वो तापमान का भी प्रभाव इसके अंदर पड़ता है। ठीक है, अब कुछ शीतोष्ण फलों में चिलिंग अवस्था जो होती है, ठीक है, चिलिंग स्टेज यानी कि बहुत ही ठंडा जो है होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम तापमान होता है तो उस समय फ्लावर नहीं आते हैं। जैसे सेब में बात की जाए तो जो चिलिंग है वो 1000 से 1500 घंटे जो है वो होती है। आड़ू यानी बात की जाए तो 800 घंटे होती है। नाशपाती में बात की जाए तो 1500 घंटे होती है। अखरोट में 700 से 1500 घंटे होती है। स्ट्रॉबेरी में 200 से 300 घंटे होती है। यूरोपियन आलू बुखारा में 700 से 1000 घंटे होती है। बादाम में 250 से 500 घंटे होती है। तो इस चिलिंग अवस्था में जो है वो, ये जो चिलिंग स्टेज है, ठंडी अवस्था है, जो कि पौधों में फ्लावरिंग से लेकर के उनके वृद्धि एवं विकास तक होनी चाहिए। अगर इससे कम टेम्परेचर होता है या अधिक तापमान हो जाता है तो पौधों की वृद्धि एवं विकास जो है वो प्रभावित होती है। इस प्रकार से अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग प्रकार की चिलिंग पीरियड जो है वो होता है। ठीक है, अब फोटो पीरियड की बात करें, दीप्त कलिका की बात की जाए तो दीप्त कलिका क्या होता है, कुछ पौधों में तभी फूलते हैं जब उनकी प्रकाश अवधि आवश्यकता पूरी हो जाती है। प्रकाश काल के अनुसार पौधों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही फ्लावरिंग करते हैं। अगर उससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो उनके फ्लावर प्रमोट के लिए उनको हम कृत्रिम रूप से जो है वो लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर देते हैं, जिससे कि उनमें फ्लावरिंग आ जाती है, जिसे हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दीर्घ दीप्तकाली की। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो फूल तभी लगते हैं जब दिन की लंबाई 12 से 12 घंटे हो। तो कुछ ऐसे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, क्या होते हैं, दीर्घ प्रकाश अवधि प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या हो गया, ऐसे प्रकाश जिनको 12 घंटे या उससे अधिक प्रकाश की अवधि होती है। 12 घंटे जो है वो प्रकाश चाहिए और उनकी जो है वो वृद्धि एवं विकास के लिए 12 घंटे प्रतिदिन उनको प्रकाश चाहिए, वो लॉन्ग डे प्लांट आते हैं, वो लंबी अवधि वाले पौधे होते हैं। अब हम बात करेंगे शॉर्ट डे प्लांट की, तो इन पौधों में फूल तब आते हैं जब दिन की लंबाई 12 घंटे से कम हो। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं ऐसे प्लांट जिसमें दिन की लंबाई जो है वो 12 घंटे से कम हो। ठीक है, तभी उसमें फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट की बात की जाए तो इन पौधों में फूल दिन की लंबाई से नियंत्रित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पौधे दिन की लंबाई का कोई खास प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। इसमें बात करें अगर, तो इसमें बात करें आपका ब्रिंजल आ जाएगा। ठीक है, ब्रिंजल आ गया। ठीक है, लेडी फिंगर आ गया, लेडी फिंगर आ गया। ठीक है, आपका जो है टोमेटो आ गया। ठीक है, टोमेटो हो गया, सनफ्लावर हो गए। ठीक है, सनफ्लावर इसके अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो ये ड्यू न्यूट्रल होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा
अवधि का, प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे पौधे जिसमें प्रकाश की अवधि का, पीरियड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइट की, यानी प्रकाश की बात की जाए। ठीक है, प्रकाश किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो प्रकाश की तीव्रता अवधि के साथ गुणवत्ता, कली विभेदन और पुष्पन को प्रभावित करती है। कम रोशनी की तुलना में उच्च प्रकाश तीव्रता फूल लगने में सहायता होती है। यही कारण है कि फलों के पेड़ों की बाहरी शाखाओं में आंतरिक शाखाओं की तुलना में अधिक फल लगते हैं। कह सकते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो जो है वो फ्लावरिंग को प्रभावित करती है। अगर कम प्रकाश मिल रहा है तो वो सही से फ्लावरिंग नहीं आएगी। अगर उचित प्रकाश मिल रहा है पौधे को, उसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी, और फ्लावरिंग अच्छी होगी तो फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, तो जो पौधे को सही प्रकाश नहीं मिलता है, इसमें फूल कम आते हैं, जिससे फल कम लगते हैं। और जिन पौधों को, शाखाओं को अच्छी मात्रा में प्रकाश मिल रहा है, उसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। तो प्रकाश भी इस प्रकार से इसे प्रभावित करता है। ठीक है, और लाल प्रकाश सूर्य प्रकाश का फूल को बढ़ावा देता है, जबकि फार रेड लाइट बाधित करता है। अतः प्रकाश की गुणवत्ता भी पुष्पन को प्रभावित करती है। ठीक है, और कुछ अलग अलग मैनेजमेंट फैक्टर हैं। अब हम प्रबंधकीय कारक की बात करेंगे तो मैनेजमेंट फैक्टर के अंतर्गत जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पोषक तत्व प्रबंधन की बात की जाए तो पोषक तत्व पौधों की वानस्पतिक या प्रजनन वृद्धि तय करते हैं। ठीक है, पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट होते हैं पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को जो है वो निश्चित करते हैं। अगर अच्छे पोषक तत्व हैं, सही मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता है मिट्टी में, तो वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी। अगर सही मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। ठीक है, नाइट्रोजन पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है और यह पौधे में कार्बोहाइड्रेट उपयोग में सहायता करता है। फास्फोरस, तो कई प्रकार के जो एनपीके पौधे में होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो नाइट्रोजन तो पौधे की वृद्धि को प्रमोट करता है, फास्फोरस की जड़ों की वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, और पोटेशियम प्रकाश संश्लेषण, कोशिका विभाजन के रूप में कार्य करता है, और पोटास शर्करा के स्थानांतरण में अन्य पोषक तत्व पुष्पकली विभेदन में हैं। तो कई प्रकार के जो बृहद पोषक तत्व होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, वो भी पौधों में वृद्धि एवं विकास एवं शर्करा के निर्माण में, स्टार्च के निर्माण में सहायक होते हैं। एवं इसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि कलिका के विकास के लिए, बर्ड इनिशिएशन के लिए, फ्लावर्स के विकास के लिए, फ्रूटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से पोषक तत्वों के कारण ही इसमें वृद्धि एवं विकास एवं फ्रूटिंग, फ्लावरिंग जो है वो प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से अच्छी मात्रा में पोषक तत्वों को देने से सही मात्रा में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है वो होती है। इसके अलावा बात करें मॉइस्चर की, नमी की अगर बात की जाए तो नमी जो है, मॉइस्चर, नमी की अनुवर्तता फूलों की कलियों के विभेदन के समय को बढ़ा देती है। पानी की कमी की स्थिति में फूल प्रिमोर्डिया कम बनती है। तो कह सकते हैं कि अगर नमी की उपलब्धता सही से नहीं है, मृदा में नमी की कमी है, सिंचाई की कमी हो जाती है, तो कलिका का विकास सही से नहीं हो पाता है, जिससे फ्लावर्स में प्रिमोर्डिया का विकास सही से नहीं होता है और पुष्प जो है वो नहीं लग पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नमी जो है वो कलियों के विकास के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो नमी भी इसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया कि जो है जुवेनिलिटी क्या होती है, यानी युवावस्था क्या होती है, और बर्ड्स क्या होती हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, और बर्ड और फ्लावर्स में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, दोनों में अंतर क्या होते हैं, और तीसरी चीज़ क्या है कि जो बर्ड इनिशिएशन है, बर्ड की ग्रोथ के लिए, फ्लावर्स की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे आरबीएस महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और इससे अच्छे से आप पढ़ें। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। तो इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमसे और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।